साथियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट उर्दू 2022 आपका 24 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। इसमें आपके व्याख्या सहित क्वेश्चन आंसर होंगे, प्री पेपर पर आधारित होंगे और उर्दू ग्रामर पर आधारित सवालात हैं, जो व्याख्या समेत है, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कारआमद है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर रहा, पहला क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तिदा यानी शुरुआत दक्कन से हुई, ये नज़रिया था। दक्कन बोला जाता है दक्षिण भारत को, तो किसका नज़रिया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है मसूद हुसैन खां और तीसरा है सर सैयद और चौथा है नसीरुद्दीन हाशमी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? सभी साथी सारे क्वेश्चन करने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि सर हमने 30 करे हैं, 25 करे हैं। तो इसका जो आंसर होगा नसीरुद्दीन हाशमी ने का नज़रिया है ये। उर्दू की इब्तिदा दक्कन से ये इनका नज़रिया था। तो व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या है नसीरुद्दीन हाशमी, जो इनकी किताब है दक्कन में उर्दू, इसमें इन्होंने उर्दू की इब्तिदा यानी शुरुआत दक्कन से मानी है। इसी तरह हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, मुसन्निफ़ है एक तरफ किताब है, एक तरफ पैदाइश है। तो जो नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, इन्होंने अपनी किताब में बताया है आब हयात के अंदर कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद शीरानी ने बताया है, इन्हों की किताब है पंजाब में उर्दू, इन्होंने उर्दू की ज़ाय पैदाइश पंजाब में बताई है। उसी तरह हम देखते हैं कि मसूद हुसैन खान, इनकी जो किताब है तारीख़ है मुक़द्दमा ज़बान उर्दू, इसमें इन्होंने उर्दू की पैदाइश दिल्ली में बताई है। वैसे ही एक और नज़रिया है सैयद सुलेमान नदवी का, इन्हों की किताब है नुक़ूस सुलेमानी, इन्होंने उर्दू की पैदाइश सिंध से मानी है। तो ये अहम नज़रियात है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ज़बान की तहरीर को कहा जाता है? किसी भी ज़बान की तहरीर को कहा जाता है? तहरीर लिखावट को बोला जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास इमला लेख को बोला जाता है, तलफ़ुज़ उच्चारण को बोला जाता है, रस्मुल ख़त लिपि को बोला जाता है और चौथा है कोई नहीं। तो चारों में से क्या आंसर होगा आपका? तो किसी भी ज़बान की तहरीर को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? रस्मुल ख़त कहा जाता है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या रस्मुल ख़त, किसी भी ज़बान की तहरीर यानी लिखावट को रस्मुल ख़त कहते हैं। उर्दू रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी से मिलकर बना है। उर्दू रस्मुल ख़त का नाम नस्ताल्लुक़ है। तो ये ख़ास इम्पोर्टेंट बात है, जो उर्दू की जो लिपि है वो क्या है? फ़ारसी है, उसका नाम है नस्ताल्लुक़। तो ये अहम बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। उसी तरह हम देखें तो कुरानी रस्मुल ख़त का नाम क्या है? तो ख़त नस्ख है, ख़त नस्ख है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह हम इमला का देखते हैं तो इमला लेख को बोला जाता है। इमला लफ्ज़ को दुरुस्त लिखने का नाम है। इमला किसका नाम है साथियों? लफ्ज़ को दुरुस्त लिखने का नाम है। इमला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी लिखना है। वैसे ही तलफ़ुज़ की बात करें, उच्चारण की, तो लफ्ज़ की सही अदायगी यानी लफ्ज़ को सही बोलने को, सही अदायगी को तलफ़ुज़ कहा जाता है यानी उच्चारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नस्र और नज़्म एक दूसरे की है, यानी गद्य भाग और पद्य भाग एक दूसरे की हैं। ज़वाल, फितरी अंदाज़, ज़िद या कोई नहीं। साथियों, ज़वाल बोला जाता है किसी चीज़ का जब ख़ात्मा हो जाता है
तो उसे ज़वाल बोला जाता है। फितरी अंदाज यानी नेचुरल अंदाज, ज़िद यानी अपोजिट, विलोम शब्द या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ज़िद। क्या होगा साथियों? ज़िद। तो ये नस्र और नज़्म एक दूसरे की ज़िद हैं, अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं यानी मुतज़ाद हैं। व्याख्या देखते हैं। नस्र और नज़्म एक दूसरे की ज़िद हैं। नस्र के मानी है प्रागंदा या बिखरा हुआ, और नज़्म के मानी है इंतज़ाम यानी व्यवस्था या मोतियों को लड़ी में पिरोना। उसी तरह नस्र ख़ैरात का आसान और फितरी अंदाज है। फितरी यानी नेचुरल अंदाज है। वैसे ही नज़्म का हर किस्म की शायरी को नज़्म कहा जाता है, जिसमें रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी होती है। इसमें क्या होती है साथियों? रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी होती है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं। 4 मिसरे आ जाएँ या 2 शेर वाली नज़्म को कहते हैं, इस तरह भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 4 मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं मर्शिया, मसनवी, कशीदा या रुबाई। तो क्या आंसर होगा इसमें? इसका जो राइट आंसर होगा रुबाई होगा। क्या होगा साथियों? रुबाई। मर्सिया होता है जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें मुर्दा की तारीफ़ की जाती है। कसीदा है जो ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें ज़िंदा की तारीफ़ की जाती है। तो इसका रुबाई आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहा जाता है। इसका दूसरा नाम तराना या दो बेती है। अब दो बेती इसलिए कहा जाता है कि 2 शेर वाली नज़्म है। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं 4। इसको हम 2 शेर वाली नज़्म भी कहते हैं, जिसमें 4 मिसरे होते हैं। रुबाई सबसे मुख्तसर सिन्फ है यानी छोटी सिन्फ है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा शेर हम काफिया और हम रदीफ़ होता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा शेर हम काफिया और हम रदीफ़ होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मायने के लिहाज से यानी अर्थ के लिहाज से फ़ेल की किस्में हैं? 4, 5, 2 या 3। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से कमेंट में करके बताएं। तो मानी के लिहाज से फ़ेल की किस्में हैं, 3 किस्में होती हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। इसका हमें ध्यान में रखना है। मानी के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं। तो व्याख्या हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। मानी के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुत्तदी और फ़ेल नाकिज़। फ़ेल लाजिम में क्या होता है साथियों? फ़ाइल और फ़ेल के द्वारा बात को मुकम्मल कर दिया जाता है। और फ़ेल मुत्तदी उसे कहते हैं जिसमें फ़ेल, फ़ाइल के अलावा भी मफ़ूल की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा है फ़ेल नाकिज़। तो इसकी 3 किस्में होती हैं। तो एक एक को हम डिटेल से देखते हैं। फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम जिसमें किसी काम का करना या करना पाया जाए और जिसमें काम का असर सिर्फ़ काम करने वाले तक ही रहे यानी फ़ाइल तक ही रहे। जैसे अहमद बोला तो अहमद इसमें फ़ाइल है और बोला इसमें फ़ेल है। वैसे ही बच्चा रोया, मोर नाचा वगैरह। तो इसमें हमने देखा बच्चा है जो फ़ाइल है, रोया इसमें फ़ेल है। वैसे ही मोर नाचा, मोर इसमें फ़ाइल है और नाचा इसमें फ़ेल है। यानी फ़ाइल और फ़ेल के द्वारा बात को मुकम्मल कर दिया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं फ़ेल मुत्तदी। फ़ेल मुत्तदी है जिसमें फ़ाइल और फ़ेल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है साथियों? फ़ेल मुत्तदी में जिसमें फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। जैसे अकबर ने रजिस्टर ख़राब कर दिया। तो अकबर इसमें क्या होगा साथियों? अकबर इसमें फ़ाइल होगा और ख़राब कर दिया इसमें फ़ेल होगा और रजिस्टर इसमें मफ़ूल होगा। वैसे ही असलम ने किताब पढ़ी। तो असलम इसमें फ़ाइल होगा और पढ़ी इसमें फ़ेल होगा और किताब इसमें मफ़ूल होगी। यानी फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, यानी फ़ेल, फ़ाइल और फ़ेल के अलावा मफ़ूल की भी इसमें ज़रूरत होती है। तो उसे फ़ेल मुत्तदी कहते हैं। अगला है फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़ेल नाकिस, नाकिस के मानी है अधूरा। यानी
जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी असर को साबित करे। ये फ़ेल फ़ाइल के बजाय मुब्तदा और ख़बर होते हैं, यानी इसमें मुब्तदा और ख़बर होते हैं, यानी इसमें ख़बर दी जाती है। फ़ेल नाकिस का कोई फ़ाइल नहीं होता। फ़ेल नाकिस का क्यों नहीं होता साथियों? फ़ाइल नहीं होता, यानी करता नहीं होता। इसमें जो इस्म होता है वह फ़ाइल के बजाय मुब्तदा होता है, मुब्तदा कहलाता है। जैसे हम देखते हैं अहमद बीमार है, तो अहमद इसमें क्या है? मुब्तदा है, यानी जो इस्म होगा वो मुब्तदा होगा इसके अंदर। तो इसमें क्या है? अहमद मुब्तदा है और क्या ख़बर दी जा रही है कि बीमार है इसके अंदर फ़ेल नाकिस है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि फ़ेल नाकिस में मुब्तदा है या ख़बर है या फ़ेल नाकिस कौन है, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही लड़की गुम हो गई, लड़की गुम हो गई, तो लड़की इसमें क्या है साथियों? मुब्तदा है। ख़बर क्या दी जा रही है? गुम होने की। वैसे ही बच्चा खूबसूरत है, तो बच्चा इसमें क्या है? मुब्तदा है और क्या ख़बर दी जा रही है? खूबसूरत की। और है इसके अंदर फ़ेल नाकिस है। तो इस तरह जो तीसरा जुज़ है फ़ेल नाकिस, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह कुछ फ़ेल नाकिस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे है और, हुआ, गया, था, निकला, होना वगैरह के तमाम सेगे इसमें शामिल हैं। तो आपको आसानी से पहचान जाओगे। जैसे अहमद बीमार है, तो अहमद इसमें मुब्तदा होगा और ख़बर क्या दी जा रही है कि बीमार है, और है इसमें फ़ेल नाकिस होगा। फ़ेल नाकिस के 3 अज्ज़ा या जुज़ होते हैं। जुज़ हिस्से को बोला जाता है, अज्ज़ा भाग को बोला जाता है। तो फ़ेल नाकिस के 3 जुज़ होते हैं। पहला है मुब्तदा, दूसरा है ख़बर और तीसरा है फ़ेल नाकिस। तो ये अहम है हमारे लिए, अहम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और कमेंट में इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। मफ़ूल पर किसका असर होता है? आपको ऑप्शन में देता हूँ। फ़ाइल का होता है या फ़ेल का, तो ये आपको बताना है। उसी तरह है जो ने अलामत क्या कहलाती है? ने अलामत क्या कहलाती है और को अलामत क्या कहलाती है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है फ़ाइल यानी कर्ता, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे अकबर बाज़ार गया, तो अकबर इसमें क्या होगा? फ़ाइल होगा। वैसे ही फ़ेल, किसी भी काम को करना फ़ेल कहलाता है, इसका असल मानी भी काम है। तो अहम बातें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह है मफ़ूल यानी कर्म, जिस पर काम किया जाए या जिस पर फ़ेल का असर पड़े। तो आपको जो क्वेश्चन आपको बताए थे उसका आंसर इसमें मिल गया है। तो मफ़ूल किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाए या जिस पर फ़ेल का असर पड़े उसे मफ़ूल कहते हैं। तो मफ़ूल का किस पर असर पड़ता है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन रदीफ़ व काफ़ी की पाबंदी ना हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म या नज़्म मुअर्रा। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा नज़्म मुअर्रा। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी ना हो, उसे कहते हैं मुअर्रा नज़्म। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। नज़्म मुअर्रा, नज़्म मुअर्रा इसे बग़ैर काफ़िया वाली नज़म भी कहते हैं। तो नज़्म मुअर्रा है, इसे बग़ैर काफ़िया वाली नज़म भी कहते हैं। वह नज़्म जिसमें रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी ना हो, इसके तमाम इशार एक ही वज़न पर होते हैं यानी तमाम मिसरे बराबर होते हैं, इसे गैर मुक़फ़्फ़ा नज़म भी कहा जाता है। तो इसे गैर के मानी है नहीं, तो इसे गैर मुक़फ़्फ़ा नज़म भी कहा जाता है यानी बग़ैर काफ़िया वाली नज़म भी कहा जाता है। इसे नज़म को अंग्रेज़ी में ब्लैंक वर्सेस भी कहा जाता है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है ग़ुलाम का दुरुस्त इमला है। तो ग़ुलाम का दुरुस्त इमला क्या होगा? गुलम,
गवाम या गुलाम। तो इसका ऑप्शन राइट 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है इमला यानी लेख लफ्ज़ के दुरुस्त लिखने का नाम है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लफ्ज़ बाहर का मुतज़ाद है। लफ्ज़ बाहर का मुतज़ाद क्या होगा? हरियाली, कांटा, खिज़ा या दुश्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खिज़ा। लफ्ज़ बाहर का मुतज़ाद क्या होगा? खिज़ा होगा। व्याख्या है मुतज़ाद लफ्ज़ जिद से बना है, यानी मुतज़ाद यानी विलोम शब्द लफ्ज़ है जो जिद से बना है, जिसके मानी हैं बरअक्स या उल्टे के हैं। वह अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हो यानी अपोजिट हो, मुतज़ाद कहलाते हैं यानी विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे आगाज़ शुरुआत का, अंजाम, मशरिक़ का मगरिब, यानी मशरिक़ बोला जाता है पूर्व को और मगरिब बोला जाता है पश्चिम को। वैसे ही शुमाल से जुनूब, वैसे ही नज़्म से नस्र, आफ़ताब से महताब, आफ़ताब सूरज को बोला जाता है, महताब चाँद को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कलमा की तीसरी किस्म कौन सी है? तो साथियों, कलमा की तीसरी किस्म कौन सी है? इस्म, सिफत, फ़ेल या हर्फ। तो साथियों, कलमा की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी हर्फ होगा। सिफत इसमें नहीं होगा। तो कलमा की 3 किस्म होती हैं, इस्म होगा पहला, दूसरा फ़ेल और तीसरा हर्फ। तो इसका हमें ध्यान में रखना है। कलमा की 3 किस्में होती हैं, नंबर 1 पर इस्म, नंबर 2 पर फ़ेल और नंबर 3 पर हर्फ होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं क्लास में गया था, इस फ़िक्रे में इस्म कौन सा है? तो गया, मैं, क्लास या कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है मैं क्लास में गया था। इस फ़िक्रे में इस्म कौन सा है? तो इसमें इस्म क्या होगा साथियों? ये आपको बताना है। तो इसमें आप जानते हैं, इसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे दहली, किताब, कलम, अकबर। यानी किसी भी नाम को इस्म कहते हैं। तो इसमें इस्म क्या होगा साथियों? क्लास होगा। क्या होगा साथियों? क्लास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, लफ्ज़ वस्फ़ की जमा क्या है? लफ्ज़ वस्फ़ की जमा क्या है? औसाफ, वसीफ़ें, औसफ़ात या वस्फ़ों। तो लफ्ज़ वस्फ़ की जमा क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, औसाफ होगा। अगला क्वेश्चन है, हरूफ़े शम्सी की तादाद कितनी है? 15, 16, 14 या 12। तो हरूफ़े शम्सी हो या हरूफ़े कमरी हो, उनकी तादाद 14 है। ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। अगला क्वेश्चन है किस्सा हातिम ताई किस किताब से लिया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू अदब, बाग़ उर्दू, बाग़ व बहार या तारीख़ अदब उर्दू। इम्पोर्टेंट सवाल है, किस्सा हातिम ताई किस किताब से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 बाग़ व बहार। मीर अमन की बाग़ व बहार से हातिम ताई लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का मतलब है? सूरज को चिराग दिखाना, साजिश रचना, 19-20 होना या वक्त से फ़ायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का मतलब है। तो साथियों, मुहावरे के बारे में ये भी याद रखना, मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अफ़ज़ी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा वक्त से फ़ायदा उठाना। क्या होगा साथियों? वक्त से फ़ायदा उठाना।
तो बहती गंगा में व्याख्या हम देखते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का मतलब है वक्त से फ़ायदा उठाना। और इसके अलावा मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी मानी क्या है, बातचीत करना। क्या है, बातचीत करना। और मुहावरे की पहचान के लिए आप जानते हो मज़दर का इस्तेमाल होता है, यानी ना अलामत होती है, यानी जो आखिर में ना अलामत होती है ये मुहावरे की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल अल्फाज खाक का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा। खाक का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची अल्फाज क्या होगा। जहन्नुम, को, अज़ल या रेत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेत होगा, यानी मिट्टी होगी। तो खाक का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची होंगे मिट्टी, धूल और रेत होगा। जैसे ही मौत का क्या होगा, मौत के पर्यायवाची है अज़ल, कज़ा और वफ़ात। तो ये अहम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल अल्फाज अफसरदा के माना क्या है। मंदरजा झेल, झेल के मानी नीचे, अल्फाज अफसरदा के माना क्या हैं। कमज़ोर, ज़ख्मी, मुरझाया हुआ या हसीन। तो इसके मानी क्या होंगे ये आपको बताना है। तो अफसरदा के मानी क्या है, मुरझाया हुआ। क्या होगा साथियों, मुरझाया हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, मुरझाया हुआ। तो अफसरदा के मानी मुरझाया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वह हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल में मंदरजा झेल में इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा नहीं है। तो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा कौन सा नहीं है। गूंगी जोरू, चचा छक्कन, अनारकली और सिल्वर किंग। तो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा कौन सा नहीं है, तो अनारकली नहीं है। गूंगी जोरू, चचा छक्कन और सिल्वर किंग ये इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे हैं, और अनारकली ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा नहीं है। साथियों इसमें थोड़ी सी मंदरजा झेल में इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा नहीं है, ये सिल्वर किंग नहीं है। तो गूंगी जोरू, चचा छक्कन और अनारकली ये इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे हैं, और सिल्वर किंग ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा नहीं है। व्याख्या हम देखते हैं। सिल्वर किंग आगा हस्र काश्मीरी का ड्रामा है, यह हमें ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है इल्मे सर्फ में बहस की जाती है। इल्मे सर्फ में बहस की जाती है जुमलों की साख्त से, मायनी से, लफ्ज़ों की साख्त से या कोई नहीं। इल्मे सर्फ वाक्य विचार को कहा जाता है। वाक्य विचार में किससे बहस की जाती है, जुमलों से, मायनी से, लफ्ज़ों से या कोई नहीं। तो इसमें इल्मे सर्फ वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों के बारे में बताया सिखाया जाता है। इल्मे सर्फ वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों के बारे में बताया सिखाया जाता है। हरूफ के उलटफेर से नए लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। तो इल्मे सर्फ में शब्दों से बहस की जाती है। किससे बहस की जाती है साथियों, शब्दों से बहस की जाती है, यानी लफ्ज़ों की साख्त से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। तो इल्मे सर्फ वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों के बारे में यानी शब्दों के बारे में बताया सिखाया जाता है। हरूफ के उलटफेर से लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। तो हम जानते हैं उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है यानी बांटा जाता है। इल्मे हिज्जा में वर्ण विचार से बहस की जाती है, इल्मे सर्फ से शब्द विचार में, इल्मे नहव से वाक्य विचार में, और इल्मे बयान और इल्मे अरोज है जो शायरी के लिए ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कौल या कहावत को नकल करना हो तो उससे पहले किस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ़ा का, सक्ता का, राब्त का या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राब्त का। व्याख्या हम देखते हैं। राब्त की अलामत तमहीदी जुमले के बाद और
असल जुमले से पहले लगाई जाती है। जैसे हम लॉर्ड बेकन का कौल देखते हैं, तो लॉर्ड बेकन का कौल है, तो ये तमहीदी जुमला हो गया, यहाँ तक तमहीदी जुमला हो गया और असल जुमला ये है। तो ये इसकी अलामत होती है, ये जो नुक्ते हैं ये इसकी अलामत होती है। इल्म से अमल नहीं आ जाता, बल्कि इल्म को अमल में लाना इल्म से बरतर है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दावत का दुरुस्त इमला है, इमला लेख को बोला जाता है। दुरुस्त लेख कौन सा है? दावत, दावत, इसके बाद है दावत या दावत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दावत। व्याख्या है, दावत का दुरुस्त इमला दावत है। वैसे ही इज़्ज़त का ये होगा और गुलाम का ये दुरुस्त इमला है। इस तरह आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल संस्कृत का ताल्लुक़ है, यानी लौकिक संस्कृत है और एक वैदिक संस्कृत होती है, तो इसमें क्लासिकल संस्कृत का ताल्लुक़ है ऋग्वेद से, रामायण से, महाभारत से या सामवेद से, ये आपको बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, क्लासिकल संस्कृत का ताल्लुक़ है ऋग्वेद से, रामायण से, महाभारत से या सामवेद से। तो ऑप्शन इसके अंदर 2 और 3 राइट होगा साथियों। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। यानी क्लासिकी जो संस्कृत है उसमें क्या क्या लिखे गए हैं? रामायण और महाभारत। और वैदिक संस्कृत में आप जानते हो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद और उपनिषद लिखे गए थे। और क्लासिकी संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखी गई थी। तो अगला इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद वजूद में आए, वैसे ही क्लासिकल संस्कृत में रामायण और महाभारत वजूद में आए। अगला क्वेश्चन है, वह हरूफ जो वाहिद, यकता और अकेला हों उसे कहते हैं। वाहिद, मुफर्रद हरूफ, मुस्तक हरूफ और मुरक्कब हरूफ। तो उन्हें मुफर्रद हरूफ कहते हैं, यानी अकेले होते हैं। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। मुफर्रद के मानी है अकेला, वाहिद यकता या तन्हा है। वह हरूफ जो अकेले हों, 2 हरूफों से मिलकर बने हरूफ को मुरक्कब हरूफ और मुस्तक हरूफ भी कहते हैं, यानी 2 हरूफों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें मुरक्कब या मुस्तक हरूफ कहते हैं। मुरक्कब के मानी क्या है? मिला जुला। अगला क्वेश्चन है, इसमें आम और इसमें ख़ास की किस्में हैं। तो 5 और 5, 4 और 7, 5 और 6 और 6 और 7। तो साथियों इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अलग अलग गाइडों में अलग अलग निशानदही की गई है। तो इसमें आम और इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? तो इसमें आम की 5 किस्में हैं और इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। ये आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रखना है। कई गाइडों में 5-5 बता रखी है, तो उसी के अनुसार आपको करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इसमें आम की 5 किस्में हैं और इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। व्याख्या हम देखते हैं। इसमें आम की 5 किस्में हैं। इसमें आम की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें ज़ात, दूसरा नंबर 2 इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें कैफियत और इसमें ज़मा। वैसे ही इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं साथियों। वो कौन कौन सी है? इसमें अलम, यानी पैदाइश के वक्त जो नाम रखा जाता है, लक़ब, खिताब, उर्फ़, कुन्यत और तखल्लुस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने ख़त लिखा इस जुमले में मफ़ूल है। तो अकबर इसमें फ़ाइल होगा, लिखा इसमें फ़ेल होगा और ख़त इसमें मफ़ूल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, ख़त। वैसे ही अहमद होनहार लड़का है। अहमद होनहार लड़का है इस जुमले में सिफत है, यानी विशेषण है। होनहार लड़का, होनहार लड़का या अहमद। तो अहमद होनहार लड़का है, इस जुमले में सिफत क्या है? होनहार है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, असलम स्कूल जाता है इस जुमले में फ़ाइल है, यानी कर्ता पूछ रहा है।
तो जाता असलम जाता है या स्कूल, तो इस जुमले में फ़ाइल कौन होगा? असलम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट। और असलम स्कूल जाता है और स्कूल इसमें क्या होगा? मफूल होगा, जाता इसमें फ़ेल होगा। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दवाखाना, गौशाला और सराय मिसाल है। इसमें जमा की, इसमें ज़र्फ़ की, इसमें ज़र्फ़ जमा की या इसमें ज़र्फ़ मका की। तो इसमें आम की किस्म है ये। तो जगह के नाम और वक्त के नाम को क्या बोला जाता है, उसका आपको ध्यान में रखना है। तो दवाखाना, गौशाला और सराय मिसाल है किसकी है? इसमें जमा की, इसमें ज़र्फ़ की, तो इसमें ज़र्फ़ जमा किया, इसमें ज़र्फ़ मकान की। तो इसमें आम के अंदर देखते हैं हम, तो इसमें आम के अंदर इसमें ज़र्फ़ आता है और इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़ जमा और इसमें ज़र्फ़ मका। यानी जगह के नाम को मका कहते हैं और वक्त के नाम को जमा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ज़र्फ़ मका होगा, यानी 4 होगा। तो वाक्य देखते हैं, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। ज़र्फ़ ज़मा यानी वक्त के नाम को क्या जाते हैं, जैसे सुबह, शाम, सुबह, दोपहर, है ना, घंटा, पहर। और ज़र्फ़ मकान यानी जगह के नाम को कहा जाता है, जैसे मैदान, मस्जिद, मंदिर। ये इसम की किस्में हैं, यानी इसमें आम की किस्में हैं। इसमें आम में भी इसमें ज़र्फ़ की किस्म है और इसमें ज़र्फ़ में भी ज़र्फ़ की भी 2 किस्में हैं, यानी ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। तो ये इसम की किस्में हैं और इसमें आम की ज़ेल में आती हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दर्ज ज़ेल गज़ल का कौन सा शेर है? तो शेर आपको बताना है। कुछ तो पढ़े कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़े कि लोग कहते हैं, आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ। तो ये कौन सा शेर है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हुस्न मतला, चौथा पहला मतला या मक्ता। तो ये गज़ल का आखिरी शेर है, यानी मक्ता है। उसी तरह आपको ध्यान में रखना, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी उपनाम इस्तेमाल कर रहा है। इसमें मिर्ज़ा गालिब का उपनाम है, तो ये इन्होंने अपना नाम इस्तेमाल कर रखा है। वैसे साथियों, ज़्यादातर शायर गज़ल के आखिरी शेर के पहले मिसरे में तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो गज़ल के पहले शेर के आखिरी शेर के पहले मिसरे में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मक्ता का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है। 29वां सवाल है दर्ज झेल शेर में किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है? बेखतर कूद पड़ा आती से नमरूद में इश्क, अकल है मेवे तमाशाए लबे बामबी। तो इसमें किस सनत का इस्तेमाल हुआ है ये आपको बताना है। तजाद यानी विलोम शब्द, मुबालगा, हुस्न तालील या तलमी। तो इसका राइट आंसर तलमी होगा। तो तलमी होगा क्योंकि इसमें कुरानी आयत, मज़हबी बात या कोई किस्सा बयान किया जाए। तो इसमें नमरूद का ज़िक्र है, बादशाह नमरूद का, तो ये तलमी की मिसाल होगी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो तजाद ये भी सिनत हैं जब शेर के एक या दोनों मिसरों में मुतज़ाद अल्फाज हो तो उसे तजाद कहते हैं। मुबालगा किसे कहते हैं? बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो उसे मुबालगा कहते हैं। हुस्न तालील किसे कहते हैं? शायर कलाम में किसी बात की असल वजह छोड़कर दूसरी वजह बताए तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। और तलमी किसे कहते हैं? तलमी तो कलाम या शायरी में किसी कुरानी आयत हो, मज़हबी बात या किसी मशहूर रिवायत की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। तलमी के अल्फाज मुख्तसर होते हैं लेकिन इनके पीछे पूरा का पूरा वाक्य होता है। तो इसमें पूरा का पूरा वाक्य बयान किया गया है जो हमने शेर देखा है इसके अंदर। तो इसमें मुख्तसर होते हैं लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा वाक्य होता है। जैसे बेक़दर कूद पड़ा आती से नमरूद में इश्क, अकल है मेवे तमाशाए लबे बामबी। तो इसमें बादशाह नमरूद का जिक्र है और इसके पीछे पूरा वाक्य बताया गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साबिका और लाहिका किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? साबिका और लाहिका किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? उर्दू, फ़ारसी, हिंदी या अरबी? तो साबिका और लाहिका अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। साबिका यानी उपसर्ग और लाहिका यानी प्रत्यय। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। साबिका और लाहिका अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। साबिका और लाहिका के मानी हैं पहले और बाद में। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? जो सवालात आपको दिए हैं कमेंट में ज़रूर रखें। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर रखें। साथियों, अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रैक्टिस सेट लेना हो टॉपिक वाइज़ अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है उर्दू ग्रामर से संबंधित या टीचिंग मेथड से संबंधित, तो आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या समेत दिए जाएंगे ग्रामर के और टीचिंग मेथड के। और हम जो ये श्रृंखला चला रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आज इसकी पहली क्लास थी ये, और भी हम क्लासें डालेंगे। अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।